स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों कहते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। इफ यू हैव विलिंगनेस टू लर्न समथिंग, एज बिकम्स जस्ट अ नंबर। यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि आपके मन में कुछ सीखने की इच्छा शक्ति है तो उम्र सिर्फ एक संख्या मात्र रह जाती है। हालांकि ये सिर्फ एक कहावत है, लेकिन इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है केरला की कार्तियायनी अम्मा ने। दोस्तों कार्तियायनी अम्मा वही महिला है जिन्होंने साल 2018 में 96 इयर्स की उम्र में टॉप मार्क्स से लिटरेसी एग्जामिनेशन को पास किया था। दरअसल कार्तियायनी अम्मा का जन्म ईयर 1922 में केरला के छेपड़ विलेज में हुआ था। बचपन में गरीबी के कारण उनका स्कूल जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 96 की उम्र में कार्तियायनी अम्मा ने अपनी बेटी से इंस्पायर होकर, जिन्होंने 60 इयर्स की एज में एग्जामिनेशन पास किया था, एक लर्निंग कोर्स करने का फैसला लिया। अगस्त 2018 में इन्होंने केरला गवर्नमेंट के मिशन लेटर के तहत 40,362 लोगों के साथ लिटरेसी एग्जाम दिया और उस साल इस एग्जाम को क्लियर करने वाली अपने डिस्ट्रिक्ट की ओल्डेस्ट विमेन बनी। आज कार्तियायनी अम्मा सिर्फ केरला ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक इंस्पिरेशन के तौर पे जानी जाती हैं। यहाँ तक कि फॉरेन मीडिया ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे कार्तियायनी अम्मा के इस उपलब्धि का बखान किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2020 में कार्तियायनी अम्मा के इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा। ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी केरला की भागीरथी अम्मा की भी है, जिन्होंने 105 साल की उम्र में क्लास 4 का एग्जाम क्लियर किया था। इन दोनों ही केसेस में सबसे रोचक बात यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आकर इन दोनों इंस्पिरेशनल वुमेन्स ने सीखने की इच्छा शक्ति बनाए रखी, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सीखने की इच्छा शक्ति कम होने लगती है। उदाहरण के तौर पर एक 8 साल के बच्चे के मुकाबले एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति में डिजायर्स और ड्राइविंग फोर्स की कमी होती है, जो उसे कुछ नया सीखने को मोटिवेट नहीं करता। हालांकि लेटेस्ट स्टडीज के अनुसार न्यूरो साइंस कार्तियायनी अम्मा जैसी विमेन्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट स्टोरी को इस जनरल पर्सपेक्टिव का कोई एक्सेप्शन नहीं मानता। दरअसल न्यूरो साइंस से जुड़ी लेटेस्ट स्टडीज शो करते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी एज में कोई भी न्यू स्किल, चाहे वो किसी लैंग्वेज में हो, रेगुलर प्रैक्टिस से सीख सकता है। और ऐसा पॉसिबल हो पाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण। दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में नर्व सेल की एक्सपीरियंस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज या अडेप्ट होने की क्षमता को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने गौर किया होगा कि जो लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं उनके बाकी सेंसेस एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा एनहांस्ड होते हैं। ऐसे लोग छूकर बता सकते हैं कि नोट 10 रुपए का है या 100 रुपए का। ऐसे लोग खाने की खुशबू से दो अलग अलग डिशेस के बीच विजुअली एबल्ड पर्सन के कंपैरिजन में बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। दरअसल विजुअली चैलेंज्ड लोग विजुअल इंफॉर्मेशन के एब्सेंस में न्यू कनेक्शंस फॉर्म करते हैं, जिसके कारण उनकी सुनने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल, टच और यहाँ तक कि कॉग्निटिव फंक्शन जैसे मेमोरी और लैंग्वेज भी एनहांस्ड होती है। पहले साइंटिस्ट का मानना था कि ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट चाइल्डहुड के बाद रुक जाता है और उसके बाद ब्रेन के स्ट्रक्चर या फंक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन रिसेंट स्टडीज के अनुसार ह्यूमन ब्रेन के पास न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी न्यूरॉन्स की इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने की कैपेसिटी थ्रू आउट लाइफ होती है। साइंटिस्ट की इस खोज ने न्यूरोसाइंस की फील्ड में मानो एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। डेमेंशिया और ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियां जिनका डॉक्टर के पास अब तक कोई क्योर नहीं था, लेटेस्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग अब न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए ट्रीट किए जा सकते हैं। आज दुनिया भर में लाखों लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल अपने मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पर चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है और यह ब्रेन में कैसे काम करता है। साथ ही हम इसके बेनिफिट्स और कैसे आप अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ
अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th of February को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरल प्लास्टिसिटी भी कहा जाता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूरल और प्लास्टिसिटी। यहाँ पर न्यूरल का मतलब है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, जो कि ह्यूमन ब्रेन का बेसिक यूनिट होता है। कहा जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। वही प्लास्टिसिटी एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस या प्लास्टोस से इमर्ज हुआ है, जिसका मतलब होता है मॉड्यूल्ड या फॉर्म्ड, और इसीलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क के ग्रोथ और रीऑर्गेनाइजेशन द्वारा चेंज होने की एबिलिटी को कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड का पहली बार यूज जर्जी कोनोर्स्कीन नाम के एक पॉलिश न्यूरो साइंटिस्ट ने ईयर 1948 में न्यूरोनल स्ट्रक्चर में चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए किया था। हालांकि इस टर्म की पॉपुलैरिटी 1960s के डिकेड में इंक्रीज होनी शुरू हुई थी, लेकिन कुछ रिसर्च वर्क्स के अनुसार न्यूरोप्लास्टिसिटी एज एन आइडिया 18th सेंचुरी में ही इमर्ज हो चुका था, जब पहली बार मिशेल विसेजनो नाम के एक इटालियन एनाटॉमिस्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में इस फिनोमेनन के एविडेंस को डिस्कवर किया था। मिशेल विसेंजो ने लेट 18th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ एनिमल सिलेक्ट किए, जिसमें कुछ को कई सालों तक ट्रेनिंग दी और बाकियों को अनट्रेन्ड रखा गया। कुछ समय बाद जब विसेंजो ने दोनों ग्रुप के एनिमल्स को डाइसेक्ट किया तो उन्होंने पाया कि जो ट्रेन्ड एनिमल्स हैं उनका सेरिबेलम अनट्रेन्ड एनिमल्स के मुकाबले काफी बड़ा है। हालांकि इन स्टडीज पे उतना ध्यान नहीं दिया गया और 1970s तक न्यूरो साइंटिस्ट ये मानते रहे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन फिक्स्ड होता है और ब्रेन एक नॉन रिन्यूएबल ऑर्गन होता है, यानी कि ब्रेन में फाइनाइट नंबर ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जो कि एज के साथ डिक्रीज होते जाते हैं। इसके अलावा न्यूरो साइंटिस्ट का यह भी मानना था कि ब्रेन डेवलपमेंट केवल चाइल्डहुड तक ही होता है और चाइल्डहुड स्टेज खत्म होने के बाद ब्रेन का चेंज या एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस के हिसाब से अडाप्ट होने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन एफएमआरआई और सीटी स्कैनिंग जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने यह क्लियरली रिवील कर दिया है कि कैसे हमारा ब्रेन हर रोज चेंज और अडाप्ट होते रहता है। जब भी हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का कोई काम करते हैं, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। फंक्शनल प्लास्टिसिटी ब्रेन के किसी टिश्यू के लॉस या डैमेज होने के बाद उसके पर्टिकुलर फंक्शन को ब्रेन के दूसरे अनडैमेज पार्ट में ट्रांसफर होने की एबिलिटी को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी एक्सीडेंट में एक पर्सन के ब्रेन का कोई एरिया डैमेज हो जाता है, तब रिकवरी के दौरान उस डैमेज पार्ट का जो फंक्शन होता है वो ब्रेन के किसी और पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। ब्रुकाज एफेसिया की ट्रीटमेंट के दौरान भी फंक्शनल प्लास्टिसिटी का यूज होता है। दोस्तों ब्रुकाज एफेसिया एक स्पीच रिलेटेड कंडीशन है जिसमें पेशेंट बोलते वक्त यूजुअली ग्रामर वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं, जिससे वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाते। जैसे आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह वो केवल मी वाटर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेन के ब्रोकास एरिया के, जो कि स्पीच फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डैमेज होने के कारण होता है। दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी के दूसरे टाइप को स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस को कहते हैं। रिसर्चर्स ने न्यू स्टडीज में पाया है कि जब भी हम कोई स्किल लर्न करते हैं तो उसे ब्रेन में एग्जिस्टिंग न्यूरोनल मैपिंग अलर्ट हो जाता है। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे टेक्नोलॉजी से ये पता चलता है कि थ्रू आउट लाइफ न्यू न्यूरॉन्स प्रोड्यूस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐड होते रहते हैं। ब्रेन में ग्रे मैटर की डेंसिटी या प्रोपोर्शन में चेंज भी स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही हिस्सा होता है। दोस्तों हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसे सिनैप्स कहा जाता है। सिनैप्स या न्यूरल पाथवे का बेसिक स्ट्रक्चर एक बच्चे के जन्म से पहले ही फॉर्म होना शुरू हो जाता है और अर्ली चाइल्डहुड तक न्यूरल नेटवर्क का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फॉर्म हो जाता है। हालांकि न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से न्यूरल नेटवर्क्स का फॉर्मेशन और रिफाइनमेंट
थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। अर्ली पीरियड में ब्रेन डेवलपमेंट मेनली जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ जैसे चाइल्ड एक्सपीरियंसेस को परसीव करना शुरू करता है, उसके एक्सपीरियंसेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके ब्रेन डेवलपमेंट को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसर्च वर्क के अनुसार जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसके ब्रेन में हर न्यूरॉन के पास लगभग 2500 सिनेप्सेस मौजूद होते हैं। 3 साल की एज तक ये नंबर इंक्रीज होकर 15,000 हो जाता है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि अडल्टहुड में एंटर करते ही इन सिनेप्सेस की संख्या डिक्रीज होकर हाफ से भी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं वैसे ही कुछ न्यूरल कनेक्शन जिनका ज्यादा इस्तेमाल होता है स्ट्रांग होते जाते हैं, वहीं दूसरे न्यूरल कनेक्शन जिनका इस्तेमाल कम होता है या नहीं होता है वो वीक होते जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोसाइंटिस्ट सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। सिनेप्टिक प्रूनिंग के थ्रू इवेंचुअली एक बड़ी संख्या में सिनेप्सेस एलिमिनेट हो जाते हैं। एज ए ह्यूमन हम कैसे होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, इमोशनल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, चीजों के प्रति एटीट्यूड, ये सब हमारे न्यूरल मैपिंग पर निर्भर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर चीज में, इवन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, वहीं कुछ लोगों को हर चीज में खामियां नजर आती हैं, जिसके कारण वो हमेशा परेशान होते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके न्यूरल मैपिंग डिफरेंट होती है। पॉजिटिव सोच वाले लोगों का न्यूरल नेटवर्क पॉजिटिव वे में स्ट्रक्चर्ड होता है, वहीं नेगेटिव सोच वाले लोगों का न्यूरल नेटवर्क नेगेटिव वे में स्ट्रक्चर्ड होता है। इसके लिए मेनली जेनेटिक फैक्टर्स और चाइल्डहुड ईयर्स के एक्सपीरियंसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिन लोगों का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, वायलेंस या स्कूल में बुलिंग का शिकार होते हैं, उनका ब्रेन उस तरीके से हार्ड वायर्ड हो जाता है जिसकी वजह से उनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव में बदल जाता है। हालांकि न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से लोग फिर से अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 2 चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का ब्रेन डेवलपमेंट में अहम भूमिका होती है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब भी हम कोई न्यू एक्सपीरियंस गेन करते हैं या कोई न्यू स्किल लर्न करते हैं, इसका असर हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर पर भी होता है और ब्रेन की एबिलिटी का यूज कर हम अपने ब्रेन को जैसा चाहें वैसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़े अनेक बेनिफिट्स हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम महसूस कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, इट हेल्प्स इन हीलिंग द ब्रेन। दोस्तों, रिसर्च के अनुसार न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन को ट्रॉमेटिक इंजरीज से रिकवर होने में एक मेजर रोल प्ले करता है। इंजरी के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन ब्रेन को रीवायर करने और उनके कॉग्निटिव और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करते हैं। जब किसी इंसान के ब्रेन को चोट पहुंचती है तो अफेक्टेड रीजन्स के न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं और न्यूरल पाथवेज इनएक्टिव हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से कुछ दिनों बाद फिर से न्यू सिनेप्सेस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और डेड ब्रेन सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी को डिस्कस करते वक्त देखा था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी डैमेज्ड एरियाज के फंक्शन को अनडैमेज्ड एरिया के फंक्शन को ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी पोस्ट ट्रॉमा ब्रेन को हील करने में मदद करता है। बेनिफिट नंबर 2, रिकवरी फ्रॉम मेंटल इलनेस लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन। दोस्तों, न्यूरोसाइंटिस्ट ने स्टडीज में पाया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां ब्रेन के अनहेल्दी पाथवेज को स्ट्रेंथन करके उसे नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी का नतीजा होता है। लेकिन वही पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से ऐसे पेशेंट्स इन मेंटल इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं। पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ब्रेन के हेल्दी पाथवेज को स्ट्रेंथन करना है। न्यूरोसाइंटिस्ट अभी इस मामले में रिसर्च कर रहे हैं। वो ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंड्यूस करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और उसके उलट नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे रोक सकें जिससे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और एडिक्शन जैसे डिसऑर्डर्स ट्रीट किए जाएं, उसकी भी खोज कर रहे हैं। बेनिफिट नंबर 3, हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ एडिक्शन। दोस्तों, डिप्रेशन की ही तरह एडिक्शन और न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कनेक्टेड है। ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग या किसी भी तरह का एडिक्शन जैसे वीडियो गेम्स खेलना, लगातार लॉन्ग आवर्स के लिए सोशल मीडिया का यूज करना हैबिट बन जाता है। जब भी इंडिविजुअल किसी एडिक्टिव बिहेवियर में एंगेज्ड होते हैं तो उनका ब्रेन डोपामीन और दूसरे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके बाद इंडिविजुअल्स का उस एक्टिविटी में एंगेज रहने की डिजायर बढ़ जाती है। लंबे समय तक उस एक्टिविटी में लगे रहने के कारण उनके ब्रेन में उस पर्टिकुलर हैबिट से रिलेटेड न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन हो जाते हैं और देखते ही देखते वो हैबिट एक एडिक्शन का रूप ले लेती है। लेकिन लेटेस्ट स्टडीज के अनुसार पॉजिटिव ट्रेनिंग की मदद से एक इंडिविजुअल एडिक्शन से छुटकारा पा सकता है। इसलिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट लोगों को एडिक्टिव बिहेवियर को
हेल्दी बिहेवियर से रिप्लेस करने के लिए इनकरेज करते हैं। ऐसा करने से एडिक्टिव बिहेवियर से रिलेटेड न्यूरल पाथवेज अपने आप इनएक्टिव होते चले जाते हैं और उसकी जगह न्यू न्यूरल पाथवेज जो कि हेल्दी बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी एडिक्शन को ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी से मिलने वाले इन सभी बेनिफिट्स के अलावा साइंटिस्ट का न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू ओसीडी और अल्जाइमर डिजीज जैसे मेंटल इलनेस जिनका करंटली कोई क्योर अवेलेबल नहीं है उसे ट्रीट करने के वेज के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन को जैसे चाहें उस वे में बदल सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम इस पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि ब्रेन को पॉजिटिव वे में कैसे रिवायर कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन की रिवायरिंग सुनने में तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन वास्तव में यह बेहद ही आसान प्रोसेस है और थोड़ी मेहनत और प्रैक्टिस से इसे आप अपने आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज, पॉजिटिव मोटिवेशन और करेक्ट टेक्निक की जरूरत पड़ती है। ऐसी न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग का एक तरीका है लर्न अ न्यू लैंग्वेज। दोस्तों, ऐसी कई स्टडीज में पाया गया है कि नेटिव लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज को लर्न करने से आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होती है। साल 2012 में स्विट्जरलैंड में 10 एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो कि जर्मन लैंग्वेज सीख रहे थे उन पे एक रिसर्च वर्क कंडक्ट किया गया। 5 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद जब वो जर्मन लैंग्वेज में सही तरह से प्रोफिशिएंट हो गए तब रिसर्चर्स ने पाया कि उनके ब्रेन के ग्रे मैटर की डेंसिटी और प्रपोर्शन भी इंक्रीज हो गया है। ग्रे मैटर लैंग्वेज, मेमोरी, इमोशंस, मोटर स्किल्स इत्यादि को इंप्रूव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे और भी कई स्टडीज हैं जिससे ये प्रूव होता है कि किसी न्यू लैंग्वेज लर्न करने से हमारी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होती हैं। इसी तरह से गेमिंग, म्यूजिक, डांस और दूसरे आर्टवर्क भी न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करते हैं और ये एज के साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये आपके इमोशनल डिस्ट्रेस को भी रिलीव करने में मदद करता है। लैंग्वेज लर्निंग के अलावा ब्रेन रिवायरिंग का एक और तरीका है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। दोस्तों, स्टडीज के अनुसार स्लीप न्यूरल नेटवर्क की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्लीप के दौरान ही डेंड्राइट्स जो कि दूसरे सेल से कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। इसीलिए ब्रेन के फंक्शनल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इनफ स्लीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप के अलावा फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके ब्रेन रिवायरिंग में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल वेलबींग को ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ को भी प्रमोट करता है। कुछ रिसर्च से ये पता चलता है कि एक्सरसाइज न्यूरॉन लॉस को प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये न्यू न्यूरॉन्स के फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार एक एवरेज अडल्ट को एक वीक में एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, इन सब मेथड के अलावा ब्रेन रिवायरिंग में मेडिटेशन भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। लेटेस्ट न्यूरोसाइंटिफिक फाइंडिंग्स के अनुसार मेडिटेशन ब्रेन सर्किट को रिवायर करने में मदद करता है और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। इसके अलावा मेडिटेशन ग्रे मैटर की डेंसिटी इंक्रीज करता है जिससे मेडिटेशन करने वाले लोगों की मेमोरी और इमोशनल प्रोसेसिंग पावर आम आदमी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ब्रेन के ऊपर कंडक्ट किए गए स्टडीज में ये पाया गया है कि मेडिटेशन ब्रेन की प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। हाल ही में योंगे मिंग्यू रिनपोचे नाम के एक 41 ईयर ओल्ड तिब्बतन मॉन्क के ब्रेन को कुछ रिसर्चर्स ने स्टडी किया जिसमें उन्होंने पाया कि उनका ब्रेन 41 के होने के बावजूद एक 33 ईयर ओल्ड ब्रेन से रिसेंबल करता है। रिसर्चर्स के अनुसार मेडिटेशन इसका मेजर फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस, योगा, स्पोर्ट्स और चेस और ब्रेन जिक्सॉ पजल्स जैसे माइंड एक्सरसाइजिंग गेम्स भी ब्रेन की प्लास्टिसिटी इंप्रूव करने में और मेंटल हेल्थ सही रखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, करत्यायनी अम्मा जैसे लोग हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी सफलता ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोविजंस और पोटेंशियल को प्रूव करने में बड़ा रोल निभाया है। उम्मीद करते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी आने वाले वक्त में इसी तरह हमारे ब्रेन के पोटेंशियल को अनलीश करने में मदद करेगा। इसी सोच के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में कहा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? Discuss its characteristics and benefits to humankind. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।